नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 8 जून 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। स्पोर्ट्स पॉलिसी, ओलंपिक में 5, एशियाई खेलों में गोल्ड पर 4 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक तथा पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपए के स्थान पर 2.50 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए के स्थान पर 1.50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में गौरव हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी संशोधित पुरस्कार योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 50 लाख रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई खेल नीति का उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार राशि में यह वृद्धि राज्य सरकार की खेलों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को और अधिक अवसर प्राप्त होंगे, जो राज्य में खेलों के समग्र विकास में योगदान देगा। समाचार नंबर 2। हिमाचल में प्री मानसून बारिश 15 जून से आगामी 3 दिन प्रदेश में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 जून से सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि राज्य में 15 जून के बाद प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 1 से 6 जून के दौरान सामान्य से 45% अधिक बारिश दर्ज हुई है। इस अवधि में 10.8 mm बारिश को सामान्य माना गया है। 1 से 6 जून के बीच 15.6 mm बारिश दर्ज हुई। कांगड़ा, मंडी, शिमला और ऊना जिला में सामान्य से कम बारिश हुई। कांगड़ा में सामान्य से 17%, मंडी में 3, शिमला में 28 और ऊना में 15% कम बारिश हुई। जिला बिलासपुर में सामान्य से 130, चंबा में 31, हमीरपुर में 4, किन्नौर में 57, कुल्लू में 28, लाहौल स्पीति में 219, सिरमौर में 69 और सोलन में 59% अधिक बारिश दर्ज हुई। अधिकतम तापमान धौलाकुआं 40.0, ऊना 39.1, बिलासपुर 39.9, हमीरपुर 38.0, चंबा 37.0, कांगड़ा 37.4, सुंदरनगर 37.4, बरठीन 36.9, भुंतर 34.5, सोलन 33.1,
मंडी 36.0, धर्मशाला 32.7, रिकांगपिओ 30.0 व शिमला 28.0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शिमला 15.6, सुंदरनगर 21.4, भुंतर 16.5, कल्पा 9.0, धर्मशाला 20.2, ऊना 21.6, नाहन 25.5, केलांग 5.8, पालमपुर 17.0, सोलन 15.6, मनाली 12.1, कांगड़ा 21.4, मंडी 19.5, बिलासपुर 22.8, हमीरपुर 20.7, चंबा 19.2, डलहौजी 10.9, जुब्बड़हट्टी 18.8, कुफरी 12.7, कुकुमसेरी 5.9, नारकंडा 10.5, भरमौर 14.0, रिकांगपिओ 12.2 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 3। पीएम मोदी को जयराम ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। एनडीए की बैठक में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नरेंद्र मोदी की एनडीए की संसदीय बैठने में सर्वसम्मति से एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश विकास की नई ऊंचाई छुएगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मोदी 3.0 जनहित और देश हित में बड़े और मजबूत फैसले के लिए जाना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एनडीए की सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को पूर्ण जन समर्थन दिया। इससे नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास के ध्येय के साथ भारत वैश्विक पटल और सशक्त और सहभागी होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि उनके तीसरे कार्यकाल के लिए सरकार ने अपना रोडमैप तैयार कर लिया है। सिर्फ विकास और सबकी संतुष्टि के एजेंडे पर काम करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। देश में नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह करके दिखाया वाली राजनीति की है। झूठे नारे और झूठी गारंटियों का दौर भारतीय राजनीति से खत्म किया। हर भारतीय तक सरकार पहुंचाने, सरकार की योजनाएं पहुंचाने, बिना किसी बिचौलिए के हर भारतवासी को 100% धनराशि पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया। इसी कारण आज समूचा देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। देश में गारंटी का सिर्फ एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। जयराम ने कहा कि देश और प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पूरी तरह नकार दिया है। समाचार नंबर 4। हिमाचल इलेक्शन। चुनावों में हिमाचल के प्रदर्शन पर दिल्ली में होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बने समीकरणों पर चर्चा होगी। हालांकि लोकसभा की चारों सीटें हारने के बाद भी कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि प्रदेश में उसका वोट बैंक बढ़ा है। इसके अलावा जिन सीटों पर पार्टी को हार मिली है उनके कारणों पर भी मंथन होगा। दिल्ली में यह बैठक शनिवार को आयोजित होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के अलावा विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। लोकसभा की चारों सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस हिमाचल में बीते 3 चुनाव से अपना खाता नहीं खोल पा रही है। लोकसभा में कांग्रेस की हार पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। हालांकि एक चर्चा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी होगी। इस बार 6 सीटों के साथ प्रदेश सरकार भी दांव पर लगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बनी रणनीति और अंतिम समय में प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो ने कांग्रेस को 6 में से 4 सीटों पर जीत दिलवा दी और अब सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या 38 हो गई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत बड़े नेता शामिल होंगे। हिमाचल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इन सभी नेताओं से चुनाव का फीडबैक लेगा। प्रदेश में जल्द ही 3 अन्य सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा में होने वाले इन चुनावों पर भी हाईकमान प्रदेश नेतृत्व को जरूरी दिशा निर्देश दे सकता है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लेने पर हामी भरी है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जा रही हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा होगी और बतौर प्रदेशाध्यक्ष वे फीडबैक भी हाईकमान को देंगी। उन्होंने कहा कि वह कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेने जा रही हैं। भले ही चारों सीटों पर पार्टी को हार मिली हो, लेकिन बड़ी संख्या में भाजपा के वोट खिसकाने में पार्टी कामयाब भी हुई है और यही एक राहत की बात प्रदेश कांग्रेस के लिए अब तक है। कांगड़ा में बढ़े 12.15% वोट। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र पर 2009 से भाजपा का कब्जा है। भाजपा के वोट शेयर में इस बार कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन कांग्रेस यहां बड़े अंतर से चुनाव हारी है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर में 12.15% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी भी तब है जब यहां कांग्रेस, माकपा और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। सभी दल मिलकर चुनाव लड़े के बावजूद भाजपा को केवल 10.09% वोटों का नुकसान ही पहुंचा सके हैं। मंडी में 2 वोट का नुकसान। मंडी सीट पर 2004 से 2013 तक वीरभद्र सिंह परिवार का कब्जा था। इनमें 2004 में प्रतिभा सिंह सांसद बनी थी, जबकि 2009 में वीरभद्र सिंह सांसद बने और इसके बाद 2013 में हुए उपचुनाव में प्रतिभा सिंह दोबारा सांसद चुनी गई थी। 2019 में रामस्वरूप के निधन के बाद प्रतिभा सिंह ने 2021 के उपचुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब भाजपा ने इस सीट को फिर से छीन लिया है। हमीरपुर में भी बढ़ा वोट शेयर। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर लगातार 5वीं बार चुनाव जीत गए हैं। हमीरपुर में कांग्रेस ने सतपाल रायजादा को प्रत्याशी बनाया था। प्रदेश में जिन 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 4 सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही थी और इनमें से 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि लोकसभा में कांग्रेस इन सीटों पर वोट नहीं बटोर पाई। हालांकि पार्टी का वोट शेयर हमीरपुर में 2019 के मुकाबले 2,83,120 वोटों से बढ़कर 4,24,711 वोट तक पहुंच गया और यह उछाल 12% से ज्यादा का है। शिमला के वोट बैंक में इजाफा। शिमला संसदीय सीट का हाल भी प्रदेश की दूसरी सीटों से जुदा नहीं है। यहां आखिरी बार कांग्रेस ने 2004 में चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद से अब तक लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। शिमला सीट पर कांग्रेस का वोट शेयर देखें तो इसमें 14% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। 2019 में कर्नल धनी राम शांडिल को 2,78,668 वोट मिले थे, जबकि इस बार विनोद सुल्तानपुरी को 4,28,297 वोट पड़े हैं। यहां जीत का अंतर भी 91,451 पर आ गया है। समाचार नंबर 5। जीत कर भी हारे कांगड़ा के नेता, जनता का जनादेश। नेताओं के लिए आत्मचिंतन का वक्त। इस बार हुए लोकसभा चुनावों में जनता ने भी अलग अलग जनादेश देकर सियासी दलों को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी अब बड़े स्तर पर मंथन करने की जरूरत है।
लोकसभा चुनावों में जनता ने अपरोक्ष रूप से नेताओं को भी एक प्रकार से चेतावनी दे दी है कि जनता जब चाहे उन्हें कुर्सी से उतार सकती है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी डा राजीव भारद्वाज को 17 विधानसभा क्षेत्रों से लीड मिली, लेकिन अगर बात हिमाचल प्रदेश में करीब 1.25 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों की करें तो भाजपा के कई दिग्गज नेताओं को जनता ने नकार दिया था। इनमें पूर्व मंत्री तक शामिल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस नेताओं के हर हलकों से भाजपा को बढ़त मिली है। यह सारे भाजपा कार्यकर्ता थे, तो फिर विधानसभा चुनावों में भाजपा दिग्गजों को हार क्यों झेलनी पड़ी? जनता ने इन नेताओं को विधानसभा चुनावों में क्यों नकार दिया? अब इसका मंथन करना लाजिमी हो गया है। नेताओं की घटती लोकप्रियता का दूसरा ट्रेलर भी लोकसभा चुनावों में ही देखने को मिला। विधानसभा चुनावों में विरोधियों को हराकर विधानसभा पहुंचने वाले कांग्रेस विधायक बेशक अपनी जीत पर इतरा रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस विधायकों की ऐसी किरकिरी हुई जो लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस के लिए इससे बड़ी हैरान करने वाली बात और क्या हो सकती है कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 17 में से 11 विधायक कांग्रेस के थे और प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की थी, लेकिन एक भी विधायक या मंत्री अपने हलके से कांग्रेस प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाया और कांग्रेस प्रत्याशी एक बड़े अंतर से हार गए। एक चीज साफ है, कांगड़ा चंबा के नेता जीतकर भी जनता की नजर में हारे हुए हैं, या यूं कह लें कि जनता का भरोसा जीतने में वे पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसलिए हाल में हुए चुनावों में मिले जनादेश के इशारे को समय रहते समझने में ही भलाई है। एचडीएम सुधीर लखनपाल की जीत ने दिया संदेश। सियासी जानकारों का मानना है कि अब मतदाता भी जागरूक हो गया है। विकास और जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवार को हर जगह तवज्जो दी जाती है। इसलिए अब नेताओं को भी जनसेवक बनने की जरूरत है, नहीं तो जनादेश का पलड़ा कभी भी कम हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर कब्जा लिया, लेकिन धर्मशाला में सुधीर शर्मा और बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल की जीत ने फिर वही संकेत दे दिया कि अब जनता के दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा। समाचार नंबर 6। दिल्ली से कुल्लू को अलायंस एयर की नई उड़ान शुरू, 9,473 रुपए किराया। पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध कुल्लू मनाली पहुंचना अब दूसरे शहरों से भी आसान हो जाएगा। पर्यटन सीजन में अलायंस एयर ने दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू कर दी है। 2 जून से शुरू हुई ATR 72 जहाज से पर्यटकों को कुल्लू मनाली पहुंचने में आसानी होगी। यह सप्ताह में बुधवार और रविवार को चलेगी। 18 जून से एयरलाइन कुल्लू से देहरादून के लिए उड़ान योजना शुरू होगी। इस रूट पर ATR 72 की सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ानें होंगी। कुल्लू से अमृतसर के लिए हो रही उड़ान को अब पूरे हफ्ते की जगह 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रखा गया है। कुल्लू मनाली के भुंतर हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं के विस्तार से कुल्लू मनाली के पर्यटन को पंख लगेंगे। इसके अलावा कुल्लू से जम्मू और जयपुर को भी जोड़ने की योजना है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। ट्रैवल एजेंट अभिनव वशिष्ठ का कहना है कि हवाई सेवा के शुरू होने से पर्यटन कारोबारी को इसका फायदा मिलेगा। पहले भी हवाई सेवा को शुरू करने की मांग उठाई जा रही थी। अब इसे 15 जुलाई तक के लिए शुरू किया है। दिल्ली से सुबह 7:30 पर उड़ेगी फ्लाइट। भुंतर से दिल्ली के लिए शुरू हुई अतिरिक्त उड़ान बुधवार को दिल्ली से 7:30 बजे चलेगी और सुबह 9:30 बजे भुंतर से वापस जाएगी। रविवार को दिल्ली से 6:50 बजे आएगी और वापसी सुबह 9 बजे होगी।
दिल्ली से किराया 7,113 रुपए तथा कुल्लू से दिल्ली के लिए 9,473 रुपए होगा। कुल्लू से देहरादून के लिए उड़ान भुंतर हवाई अड्डे से सुबह 8:25 बजे जाएगी और 9:35 बजे देहरादून पहुंचेगी। देहरादून से सुबह 10 बजे उड़ान होगी और 11:20 बजे यहां पहुंचेगी। इसका किराया प्रति सीट 3,198 रुपए और देहरादून से कुल्लू के लिए 4,198 रुपए होगा। समाचार नंबर 7। पेयजल स्रोतों से दूर रखें 4 लेन का मलबा। परवाणु शिमला NH पर NHAI को पेयजल स्रोत के आसपास डंपिंग साइट न बनाने के आदेश मिले हैं। यह आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। उपायुक्त शिमला ने 4 लेन निर्माण का जायजा लेने और वहां लोगों से बातचीत करने के बाद समीक्षा बैठक बुलाई थी। जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परवाणु शिमला 4 लेन के मल्याणा और चम्याणा के मध्य निर्माण स्थल पर किए संयुक्त निरीक्षण की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मल्याणा के शुराला गांव का एक जल स्रोत डंपिंग साइट में आ रहा है, इसे बचाना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रबंधन के अफसरों ने कहा कि जल स्रोत से 25 मीटर तक कोई भी डंपिंग नहीं की जाएगी, ताकि जल स्रोत को किसी प्रकार की क्षति न हो। उपायुक्त ने कहा कि यदि आने वाले समय में जल स्रोत को किसी भी प्रकार की क्षति उत्पन्न होती है, तो उस संदर्भ में गांव के लोगों को वैकल्पिक जल स्रोत और जल आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए विचार विमर्श किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि 4 लेन निर्माण से मल्याणा तथा शनान के 2 संपर्क मार्ग को भी क्षति पहुंच रही है, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के चलते चम्याणा स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रबंधक ने शिक्षा विभाग को 50 लाख रुपए की राशि जमा की जा चुकी है। जिला दंडाधिकारी ने कंपनी के पदाधिकारी एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के दौरान सभी चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रबंधक तकनीकी अचल जिंदल, सहायक अभियंता योगेश वर्मा, उपमंडल दंडाधिकारी शिमला कविता ठाकुर, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत मल्याणा हुकमचंद गावर कंपनी से जितेंद्र सिंह व अधिकारीगण उपस्थित रहे। समाचार नंबर 8। सोलन में पहाड़ी से गिरा पत्थर, राजस्थान के युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की छानबीन। राजस्थान के एक युवक को अपने दोस्तों के साथ सोलन घूमने आना महंगा साबित हो गया। इस ट्रिप में 19 वर्षीय युवक की अश्वनी खड्ड के रेवा वाटरफॉल में पहाड़ी से गिरे पत्थर के सिर पर लगने से मौत हो गई। मृतक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का छात्र था और अपने विश्वविद्यालय के छात्रों के 13 सदस्यीय दल के साथ हिमाचल घूमने आया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सौंप दिया है। डीएसपी अनिल धौल्टा ने बताया कि गुरुवार शाम क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से फोन द्वारा सूचना मिली कि एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल के बाद रेवा वाटरफॉल अश्वनी खड्ड के लिए रवाना हुई और जांच में पाया गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से 13 छात्रों का दल घूमने के लिए हिमाचल आया हुआ था। छात्रों ने मोहन हेरिटेज पार्क घूमने के बाद रेवा वाटरफॉल का रुख किया और गर्मी को देखते हुए वहां नहाने का मन बना लिया। शाम करीब 5 बजे सभी छात्र नहाने के लिए कपड़े उतार ही रहे थे कि पहाड़ी से अचानक एक पत्थर गिरा और नीचे खड़े छात्र अक्षत देव पुत्र आलोक कुमार मीणा निवासी E9 JP कॉलोनी टोंक फाटक VTC जयपुर राजस्थान के सिर पर लग गया, जिससे अक्षत अचेत हो गया और उसके सिर से काफी मात्रा में खून बहने लगा।
घटना के बाद साथ आए छात्रों ने आसपास के लोगों की मदद से अचेत छात्र को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डीएसपी अनिल धौल्टा ने बताया कि सदर पुलिस थाना सोलन के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। समाचार नंबर 9। विदेश में MBBS करने वाले छात्रों की हिमाचल में अनदेखी। लाखों रुपए खर्च करके विदेश से MBBS करने वाले 76 हिमाचली छात्रों को अपने ही प्रदेश में इंटर्नशिप का मौका नहीं मिल पा रहा है। NCI की गाइडलाइंस के अनुसार एग्जाम पास करने के बाद भी अब इन छात्रों का साल खराब होने का संकट है। ये तमाम छात्र अब न्याय के लिए सरकार के द्वार पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार कई राज्यों के छात्रों ने इस बार विदेश से MBBS की पढ़ाई की है। बताते हैं कि अन्य राज्यों ने तो अपने छात्रों को सीटें दे दी हैं, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हो पाया है। धर्मशाला के टंग नरवाणा क्षेत्र की एक छात्रा की अभिभावक नीता राणा ने बताया कि उनकी बेटी भी MCI की गाइडलाइंस के तहत पढ़ाई को आगे रखते हुए अपने प्रदेश में ही इंटर्नशिप करना चाहती है। हालांकि बीते 6 मई को अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी AMRU ने 27 सीटों की एक लिस्ट निकाली थी, लेकिन 9 मई को किन्हीं कारणों से ये लिस्ट विड्रा कर ली गई। इन छात्रों को अब AMRU और MCI शिमला से अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। हैरानी की बात है कि हर छात्र ने इसके लिए 75 से 7500 रुपए जमा भी करवाए हैं। छात्रों और पेरेंट्स का सवाल है कि अगर सीटें नहीं हैं, तो उनसे 75 से 7500 रुपए क्यों लिए गए। बहरहाल इन छात्रों ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। छात्रों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द उन्हें सीट प्रदान करेंगे। समाचार नंबर 10। श्रीखंड महादेव यात्रा की तैयारियां शुरू। जिला कुल्लू के उपमंडल निर्मंड में देश दुनिया में प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए कुल्लू प्रशासन अब तैयारी में जुट गया है। श्रीखंड महादेव की यात्रा जुलाई माह में शुरू की जाती है। बीते साल भारी बरसात के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया था। ऐसे में इस साल श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान आने वाले रास्तों व नालों के निरीक्षण के लिए प्रशासन के द्वारा एक टीम को रवाना कर दिया गया है। इस टीम में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान, राजस्व विभाग, वन विभाग के सदस्य शामिल हैं, जो पूरे रास्ते का निरीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए प्रशासन के द्वारा तारीख तय की जाएगी। जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष पंकज परमार ने बताया कि बीते साल भी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। प्रशासन के द्वारा जो रेस्क्यू टीम में तैनात की गई थी, वह भी अपना पूरा सामान मौके तक नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में इस साल यात्रा के लिए प्रशासन में पहले ही तैयारी शुरू कर दी है और यहां पर सभी रास्तों का भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा अब की बार इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो भी श्रद्धालु पार्वती बाग में ठहरे, वहां पर उनके लिए उचित व्यवस्था हो। इसके लिए भी एक समय सीमा को तय किया जाएगा, ताकि पार्वती बाग में जितने श्रद्धालुओं के रहने की क्षमता है, उतने ही श्रद्धालु वहां पर पहुंच सके। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।